गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने यहाँ 9th एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड बहुपद, इस बहुपद को परिभाषित करेंगे, बहुपद के बारे में जानकारी लेंगे। बहुपद होता क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के क्या क्या गुण हैं और अपन बहुपद को किस प्रकार से पहचानेंगे, उसकी पहचान क्या है, बहुपद को अपन किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो बहुपद चर, बड़ा चर कौन से होते हैं अपन पढ़ चुके हैं। ऐसी राशि जिनको अपन बदल सकते हैं, जो बार बार बदल सकती है, और अगर वो बदलती है तो उससे समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चर होते हैं उनको एक्स वाई जेड टी इससे दर्शा सकते हैं। चर क्या होते हैं बेटा? चर एक्स वाई जेड डैश टी यू वी, इन सबसे अपन चर को दर्शाते हैं, जो किसी भी प्रश्न में एक अज्ञात राशि होती है। चर अचर क्या होते हैं? अचर वो वैल्यू होती है जो फिक्स रहती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसी संख्या है जिनको अपन बदल नहीं सकते, जो फिक्स होती है उनको अचर कहते हैं। तो कोई ऐसा एक व्यंजक जिसमें चर भी हो अचर भी हो, चर के गुणांक हो, चर के गुणांक हो, गुणांक से मतलब चर के आगे या पीछे उसके गुणा में कोई ना कोई राशि हो, कोई ना कोई संख्या हो, उसको अपन चर के गुणांक कहेंगे। तथा ऋणोत्तर घातांक के, ऋणोत्तर घातांक, ऋणोत्तर मतलब बेटा जो घात है वो ऋण नहीं होना चाहिए। जैसे अपन किसी चर की घात लिखते हैं, ये चर है और इसकी घात ऋण में आ गई, माइनस में आ गई, तो उसकी घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ऋणोत्तर मतलब धनात्मक, ऋण को छोड़कर धनात्मक होगी। ऋणोत्तर का मतलब ऋणात्मक नहीं, ऋणोत्तर से मतलब धनात्मक घात, ऋणात्मक को छोड़कर। ऋणात्मक घात के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। तो बेटा बहुपद क्या है? उसमें चर भी होनी चाहिए, उसमें अचर भी होना चाहिए, चर के तो उसमें कुछ गुणांक होंगे, और जो घाते हैं वो चर की घाते, अचर की घाते नहीं, किसकी घाते? चर की घाते, ऋणोत्तर घाते होने चाहिए। ऋणोत्तर मतलब बेटा धनात्मक घाते होना चाहिए, और उनके बीच में या तो जोड़ का चिन्ह होगा, या तो घटाव का होगा, या तो गुणा का होगा। ऐसे बीजीय व्यंजक को, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक को, बीजगणितीय व्यंजक मतलब जिसमें धनात्मक चिन्ह है या ऋणात्मक गुणन का चिन्ह है, और चर है और अचर है, उसी को अपन बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। और उस बीजगणितीय व्यंजक को ही क्या कह रहे हैं? बहुपद कह रहे हैं। और बहुपद उसके नाम से ही स्पष्ट है। बहुपद मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो, जिसमें पदों की श्रृंखला हो, जिसमें बहुत सारे पद हो, उसको ही अपन बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक उदाहरण है बेटा, इसके अंदर, इस उदाहरण के अंदर अपन देख सकते हैं कि इसके उदाहरण के अंदर चर है। जो चर है, पहली बात बोले चर, तो चर बोले इसके अंदर बेटा x है। चर x कितनी बार गया है? तो एक ही चर माना जाएगा। बहुपद में एक से ज्यादा चर भी आ सकते हैं, x y z t भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर एक ही चर है x, एक चर। अचर कौन कौन से बेटा? अचर जो उसके गुणांक है, अचर इसके आगे 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है और ये 4 है। ये सब संख्या क्या है? अचर है। उसके बाद जिसमें चर भी है अचर भी है, चर के गुणांक, यही चर के गुणांक है जो x के आगे है। x का है, चर है, और जो उसके गुणा में है, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। तो दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। तो ये जो है ये अचर के गुणांक है। तथा ऋणोत्तर घाते, इसकी घाते जो है ऋणोत्तर है, ऋणोत्तर मतलब धनात्मक है। 4 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में, 2 भी प्लस में, यहाँ पर कुछ घात नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर कुछ घात नहीं मतलब 0 है। और ये सब घाते जो है ऋणोत्तर है, मतलब धनात्मक है। ऋणोत्तर और जोड़ घटाव होना, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, सबके बीच में घटाव का भी आ सकता है, यहाँ पर घटाव भी हो सकता है। तो जोड़ घटाव और गुणा, ऐसे बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है। तो ये उसका एक क्या है बेटा? उदाहरण है। तो ये याद रखना है कि किसी भी बहुपद के अंदर जो घाते हैं वो ऋणोत्तर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर कोई घात ऋणात्मक है तो फिर वो बहुपद नहीं है। कोई भी घात बटे में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर ये कोई भी एक चर ले लेते, जैसे चर अगर आपने करनी में ले लिया, अगर कोई चर करनी में आया तो फिर वो बहुपद नहीं है। अचर करनी में आ सकता है, अचर मतलब संख्या, अचर करने में आ सकता है, पर चर करने में अगर हुआ तो फिर वो बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात जो है बेटा वो क्या होगी? 1/2 होगी। और अपन को ये याद रखना है कि
किसी भी बहुपद के अंदर जो घात है वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए? पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती है बेटा? पूर्णांक संख्या नहीं, सॉरी, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसी होना चाहिए बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3। अब इसमें ना ही ऋणात्मक संख्या होती है और ना ही बटे वाली संख्या होती है। अगर किसी चर की घात बटे में आती है या कोई चर करने में आता है तो फिर वो बहुपद नहीं हो सकता और उसकी घात ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए। उस चर की घात ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए तो भी वो बहुपद नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आए, 3 कंडीशन याद रखना है कि किसी चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, उस चर की घात बटे में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, और तीसरा ये कि चर जो है वो करने में नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 बातें हैं तो वो बहुपद नहीं है। इसके अलावा जो भी बात होगी तो बहुपद माना जाएगा। उसकी हम इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी बहुपद को अपन किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो उसके लिए एक तो उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, उसकी घात बटे में नहीं होना चाहिए और चर करने के अंदर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुपद की कुछ बातें हैं जो बहुपद के अंदर अपने को जरूरत है, जिसका अपन टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात, किसी भी बहुपद के अंदर बहुपद की घात वो होती है जो उसमें सबसे बड़ी घात है। किसी बहुपद के अंदर बहुपद की घात वो होती है जो उसके अंदर सबसे बड़ी घात है। मान लो आपके पास एक बहुपद है p ऑफ x, बहुपद को p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x ऐसे अपन दर्शा सकते हैं। p ऑफ x एक बहुपद है। अपन बहुपद कोई भी उदाहरण ले लो, 3x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 8x की घात 2 प्लस x प्लस 1। और किसी ने अगर पूछा आपको कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो इस बहुपद में तो घात 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और यहाँ 0 भी है। पर किसी बहुपद के अंदर उस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी? 4 मानी जाएगी। चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, कहीं पर भी हो, तो जो बहुपद की सबसे बड़ी घात है उसी को अपन बहुपद की घात कहेंगे। कहीं पर भी हो सकता है, जैसा अगर आपका ऐसा है p ऑफ x बराबर 8x की घात 2 प्लस x की घात 3 प्लस 4x की घात 5। और किसी ने पूछा इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात कितनी है? 5 है। जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। दूसरी बात है बहुपद के गुणांक। अब बहुपद के गुणांक, तो बहुपद के गुणांक कौन कौन से? जो चर के आगे है, यहाँ चर के आगे कितना है? 3 है, तो ये बहुपद का गुणांक है। यहाँ पर 1 है, 8 है, 3, 1, 8, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ये सब बहुपद के क्या कहलाएंगे? गुणांक कहलाएंगे। पर उसने अगर किसी एक चीज का गुणांक पूछा, किसी भी एक बात का, जैसे किसी ने पूछा कि x की घात 2 का गुणांक बताओ, x की घात 2 का या x के वर्ग का गुणांक कितना है? तो x के वर्ग का गुणांक कितना है बेटा? x के वर्ग के साथ में कितना है गुणा में? 8 है, तो इसलिए x के वर्ग का गुणांक कितना होगा आपका? 8 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि गुणांक वो होते हैं जो चर के साथ में होते हैं। उसके बाद तीसरी बात, दो बातों बेटा, बहुपद की घात वो होती है जो सबसे बड़ी घात है। बहुपद के गुणांक वो है जो चर के साथ में है, उसके ऊपर नहीं है, चर के साथ में है और जो ऊपर होंगे उसको घात बोलेंगे। तीसरा है बहुपद में पद। अब किसी बहुपद में कितने पद है तो उसको कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर आपके पास 2x है, इसके बीच में गुणा है, तो इसको एक ही पद माना जाएगा। किसी भी पद को अलग करने के लिए उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होना चाहिए, तो फिर वो एक पद माना जाएगा। उसको अलग किया जाएगा तो अलग अलग पद माने जाएंगे। अगर गुणा का चिन्ह है तो एक ही पद माना जाएगा और अगर एक पद है तो उसको अपन बोलेंगे एक पदी बहुपद। अगर आपका 2 पद है 3x प्लस 4, मतलब देखो 2 पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अगर 2 पद है तो उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगर आपका 3 पद है, x का वर्ग प्लस 3x प्लस 4, तो उसको बोलेंगे त्रिपदी, 3 पद है। और अगर 3 से ज्यादा पद आए तो उसको बोलेंगे फिर बहुपद या बहुपदी। और समझेंगे तो ये ध्यान रखना है आपको, x की घात 2, 3x प्लस 4 और इस टाइप से याद रखना है कि अगर एक पद तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी। अगर आपके पास ऐसा आ गया x का वर्ग प्लस 3 गुना x प्लस 4, तो बेटा 1, 2, 3, 4 पद नहीं है, जो गुना है वो एक ही पद माना जाएगा, क्योंकि 3 का गुना x में करेंगे तो 3x ही आएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि प्लस और माइनस के बाद ही पद को अलग किया जाता है। जैसे ये पहला पद फिर प्लस आया, ये दूसरा पद फिर प्लस आया, ये तीसरा पद, प्लस की जगह आपका माइनस भी हो सकता है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये 3 पद हो गए, तो इस प्रकार से हम बहुपद के पद को पहचान सकते हैं। अगर आपका इस प्रकार से आता है 7x + 4x + 8, तो इसके अंदर भी दो ही पद माने जाएंगे क्योंकि इन दोनों की घात समान है, और जब चर की घात समान है तो उसको अपन जोड़ियां घटा सकते हैं। तो 7x और 4x कितना हो जाएगा बेटा 11x + 8 के घात 2 ही पद होंगे। ऐसा नहीं है कि 3 पद हो गए। 3 पद कब होंगे? जब इसकी घात 2 है। जब इसकी घात 2 है तो घात अगर अलग अलग है तो उसको अपन जोड़ घटा नहीं सकते। इस प्रकार से ये बहुपद के पदों के बारे में हुआ। बहुपद के पद के बाद बहुपद के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुपद के प्रकार, और बहुपद के प्रकार जो है वो अपन बहुपद के घात से ही पहचानेंगे। किसी बहुपद की जितनी घात है उसी प्रकार का वो बहुपद होगा। मान लो के पास एक कोई बहुपद है 2x + 4। बेटा इस बहुपद की घात कितनी है? घात क्या होती है? चर के ऊपर। चर इसमें x है और इसकी घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जिसकी घात कुछ नहीं तो 1 होती है, तो इसलिए जिस चर की घात 1 है या जिस बहुपद में चर की घात 1 है उसको बोलेंगे अपन रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे उसको? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद के अंदर अगर चर की घात 2 है, चर को यहाँ x और उसकी अधिकतम घात 2 है, तो जिस चर के अंदर अधिकतम घात 2 है, 1 भी है, पर अपन बहुपद में घात कौन सी लेते हैं? जो बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात है। जैसे 2 भी है, 1 भी है, पर अपन 2 लेंगे। और जब किसी चर की घात 2 है तो किस प्रकार का बहुपद होगा? तो द्विघात बहुपद। कैसा होगा? द्विघात। और किसी चर में x + x की घात 3 + 2x की घात 2 + 4, ये भी एक बहुपद है। अब इसको अपन अरेंज भी कर सकते हैं। पहले घात 3 वाले को लिख सकते हैं, 2 वाले को, 1 वाले को, इस प्रकार से लिख सकते हैं। पर किसी भी बहुपद में अपन घात को कैसे पहचानेंगे? जो उसकी सबसे बड़ी घात है। इस बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे अपन? त्रिघात बहुपद। इस प्रकार से किसी भी बहुपद को अपन उसके घात के द्वारा पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा अपन ये देखा कि बहुपद क्या है और बहुपद के प्रकार। बहुपद के अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं? एक तो बहुपद की घात, बहुपद के गुणांक, बहुपद में पद और बहुपद के प्रकार। ये 4 टॉपिक अपन ने इस लेक्चर में देखे। इसी के ऊपर आपकी जो प्रश्नावली है 2.1 है। अगर आपने ये टॉपिक को, ये अपने इंट्रोडक्शन को अगर अच्छे से समझ लिया है तो आप पहली प्रश्नावली आसानी से कर सकते हैं। बाकी अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।